काजल अब बड़ी हो चुकी है। उसके पिता कमल और माँ शांति को अब उसके ब्याह की चिंता सताने लगती है और वो काजल के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ शांति अपनी बहू रुचि से काजल को संस्कार और मायके के घूंघट की मर्यादा के साथ साथ अच्छे विचार व रहन सहन को सिखाने के लिए कहती है। माँ जी, अब बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं काजल को मायके के घूंघट की मर्यादा रखना सिखा दूंगी। आखिर मेरी प्यारी ननद जो है। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम काजल को सब अच्छे से सिखा दोगी और वो खुद भी कई चीज़ें समझती है। माँ जी, आप इतनी चिंता मत करो, हमारी काजल बहुत समझदार है, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चला लेगी। मैं जानती हूँ बहू, लेकिन मेरा तो माँ का दिल है ना, इसीलिए बस मुझे यही चिंता लगी रहती है कि भविष्य में कोई मेरी परवरिश या मेरी बेटी पर उंगली ना उठा पाए, क्योंकि माँ अपने सारे संस्कार अपनी बेटी को देकर ही ससुराल भेजती है। इतने में ही बाहर से कमल के बोलने की आवाज़ आती है। अरे कहाँ गए सब? यहाँ आओ, देखो मैं क्या बढ़िया खबर लेकर आया हूँ। जल्दी आ जाओ सारे, कहाँ हो सब? क्या बात है पापा, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। ऐसी कौन सी खुशखबरी है, जरा हमें भी बताओ। अरे खुशी की बात है बेटा, सबको बरामदे में लेकर आओ, साथ में बताऊंगा सबको। ठीक है पापा, अभी बुलाता हूँ सबको। दीपक चिल्लाकर सबको आवाज़ लगाता है। शांति और रुचि बीच में ही अपनी बात रोक कर बरामदे में जाने लगी। उधर काजल भी बरामदे में पहुंचती है। अब कमल खुशी से सबको मिठाई खिलाते हुए बताता है। देखो शांति, शहर के एक बहुत अच्छे परिवार से काजल के लिए रिश्ता आया है और वो लोग कल शाम को काजल को देखने आएंगे, इसलिए सारी तैयारी करके रखना। उनका परिवार बहुत अच्छा है, हमारी बेटी वहाँ जाएगी तो बहुत खुश रहेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। आप चिंता ना करो, मैं और बहू मिलकर सब तैयारी कर लेंगे, बस ये रिश्ता बन जाए। ऐसे रिश्ते बहुत ही कम मिलते हैं, हमारी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए। पापा, मैं कल सुबह ही मिठाई और नाश्ते का ऑर्डर दे आऊँगा ताकि बाद में हड़बड़ी ना मचे। लेकिन भैया, अभी इन सब की क्या ज़रूरत है, वो लोग मुझे बस देखने आ रहे हैं ना। अरे मेरी प्यारी ननद रानी, ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। खैर, तुम तो बस अभी आराम करो और हाँ, कल मैं तुमको तैयार कर दूंगी और बाकी काम हम सब कर लेंगे। शादी ब्याह में इतना तो करना ही पड़ता है और तुम बस अपने घूंघट पे ध्यान देना कि वो अच्छे से रहना चाहिए। ठीक है भाभी, आप लोगों को जैसा ठीक लगे। और क्या, हमारे यहाँ तो मायके से ही घूंघट चलता है, यही तो हमारे संस्कार हैं। अगले दिन पूरे घर में खूब चहल पहल रहती है और सब बहुत उत्सुक होते हैं लड़के वालों से मिलने के लिए। उधर रुचि किचन में काम करते हुए अपनी ननद को तौर तरीके और मायके के घूंघट की विशेषता बताती है। वैसे तो मुझे पता है मेरी ननद रानी बहुत होशियार है, लेकिन फिर भी हमेशा अपने मायके के घूंघट की आन ससुराल में बनाए रखना। यही तुम्हारे मायके का दान है जो तुम्हारे साथ जाएगा। क्या भाभी, आप लोगों को कितनी जल्दी है मुझे घर से भगाने की? कब से आप लोग मुझे ससुराल भेजने में तो लगे हुए हो, और वैसे भी घूंघट तो मैं कब से ही करती आ रही हूँ, अब तो इसमें एक्सपर्ट हो गई हूँ। देखो काजल, जैसे मैं यहाँ अपने ससुराल में कभी भी बिना घूंघट किए नहीं रहती, वैसे तुम भी कभी भी अपने ससुराल में बिना घूंघट के मत रहना। ये घूंघट तुम्हें मायके से ही मिला है तो इसका मान रखना। हाँ भाभी, वैसे भी माँ ने मुझे बचपन से यहाँ मायके में भी सर पर पल्ला रखवाया है, तो ये सब तो मैं अच्छे से कर लूँगी। लेकिन गलती से छौंका तगड़ा लग गया, जिससे पूरे किचन में छौंक का धुआं फैल जाता है और रुचि की हालत खराब हो जाती है। वो तेज तेज खांसने लगती है। ये देखकर काजल उसको संभालते हुए कहती है, भाभी अब तो घूंघट हटाकर सांस ले लो, वरना ऐसे तो दम घुट जाएगा। नहीं नहीं काजल, घूंघट नहीं हटेगा, ये सब तो रोज़ का काम है, इतनी ज़रा सी चीज़ के लिए घूंघट क्यों हटाना? लेकिन भाभी, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। वैसे भी अभी कौन देख रहा है, हटा दो ना घूंघट। नहीं, मैं बस थोड़ा रुक कर पानी पी लूँ तो थोड़ी देर में सब सही हो जाएगा, अब तो इन सब की आदत हो गई है। अच्छा ठीक है भाभी, जैसा आपको ठीक लगे। ये सब देखकर काजल के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, घूंघट नहीं हटना चाहिए। अब शाम को लड़के वाले काजल को देखने आते हैं। उनको काजल बहुत पसंद आती है और वो रिश्ता पक्का करके जाते हैं। कुछ समय बाद काजल की शादी आकाश से हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। आकाश, अब तेरी बहू भी आ गई है, अब तुझे ही इसका ध्यान रखना है ताकि इसको अपने मायके की याद ना आए। जी माँ, अब चिंता न करो, मैं काजल का ध्यान अच्छे से रखूँगा। और बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझना और तुमको यहाँ घूंघट वूंघट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आकर बता देना। जी माँ जी,
लेकिन ये घूंघट मैं नहीं हटा सकती। ये मेरे मायके से ही लगा हुआ है, क्योंकि ये मेरे मायके की मर्यादा है, मेरे माँ पापा का दिया हुआ संस्कार है। क्या कहा बेटा, मायके का घूंघट? अरे बहू मजाक मत करो, ये तुम्हारा ससुराल है और यहाँ तुम्हें कोई घूंघट रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग ना इन बातों में बिल्कुल नहीं मानते हैं। माँ जी आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है कि घूंघट लड़की का गहना होता है और लड़कियों को घूंघट में ही रहना चाहिए, वही उनके संस्कार है। अरे अब बस भी करो बहू, अभी अभी तो आई है, धीरे धीरे यहाँ के माहौल में घुल मिल जाएगी। अभी से उसको परेशान मत करो। ठीक है बहू, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे रहो तुम। हाँ ठीक है काजल, अब तुम और आकाश आराम कर लो, बहुत भाग दौड़ हो गई है इन दिनों। ठीक है माँ जी। आकाश और काजल रूम में आराम करने चले जाते हैं। तब आकाश काजल से कहता है, सुनो काजल, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ तुमको लंबा घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। इतना लंबा घूंघट करने से तुम्हें देखने में दिक्कत आएगी तो तुम्हें चोट भी लग सकती है। देखिए मैं जानती हूँ आप अपने हिसाब से सही बोल रहे होंगे, लेकिन मेरे घर में ना यही सिखाया गया है, घूंघट औरत का गहना होता है और ये अब मेरी जिम्मेदारी है कि ये संस्कार में कायम रखूँ। अरे ठीक है वो बात, लेकिन मेरे परिवार वाले तुमसे घूंघट नहीं करवाना चाहते हैं। हम सभी खुले विचारों वाले हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे घूंघट हटाने से। आप समझ नहीं रहे कि घूंघट की आन क्या होती है। ये मेरे मायके के संस्कार है, तो मैं इसको नहीं हटा सकती हूँ। अरे यार तुम तो समझ ही नहीं रही हो। ठीक है, अब मैं नहीं कहूँगा, ये सब तुम माँ से पूछ लेना। अगले दिन विमला की बहू की मुंह दिखाई की रस्म होती है और आस पड़ोस की सारी औरतें और विमला के रिश्तेदार बहू की मुंह दिखाई करने शाम के समय इकट्ठे हो जाते हैं। काजल वहां भी लंबा घूंघट किए हुए बैठी थी। तब विमला उससे घूंघट हटाकर मुंह दिखाने को कहती है, काजल बेटा, ये तेरे दूर की मौसियाँ सास है, इनको अपना मुंह दिखा दो, ये सभी मुंह दिखाई करने आई है। नहीं नहीं माँ जी, ये तो मेरे लिए बहुत आदरणीय है, मैं इनके सामने अपना मुंह कैसे खोल सकती हूँ। घूंघट हटाकर चेहरा दिखाना मेरे मायके के संस्कारों में नहीं है। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं मुंह दिखाई नहीं कर सकती। अरे सुनो बहनों, मुझे लगता है विमला की बहू का मुंह टेढ़ा है, इसीलिए वो किसी को अपनी बहू का मुंह नहीं दिखा रही। ये सब दोनों सास बहू की मिली भगत होगी, तभी तो बहू मायके के संस्कार के नाम पर मुंह दिखाई से बच रही है। देखो बहू, यहाँ सबके बीच मेरा मजाक बन रहा है। तुम सबको मुंह दिखाकर इन सबका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। इन लोगों को भी पता चले कि मेरी बहू लाखों में एक है। नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसे सबके सामने अपना घूंघट नहीं खोल सकती, आप मेरी बात समझो ना। देखो देखो, बहू कैसे घूंघट के अंदर से चटर पटर बोले जा रही है, लेकिन घूंघट हटाने में इसको शर्म आ रही है। मैं तो कह रही हूँ बहन, ये अब नाटक दोनों का ही है। जरूर इसकी बहू का मुंह टेढ़ा है, तभी तो बहू मुंह नहीं दिखा रही। मुझे तो लगता है इस कमला ने ही अपनी बहू को मुंह दिखाने से मना किया होगा और सबके सामने अब नाटक करी है। नाटक तो देखो दोनों का, ऐसा लग रहा है जैसे हम इसकी बहू को नजर लगा देंगे। ऐसी बात नहीं है, दरअसल ना मेरी बहू सच में बहुत शर्मिली है, वरना मुंह दिखाई करने में क्या ही दिक्कत होती। आप सभी गुस्सा मत करो। अब नाटक ना कर बिबला, जब तेरी बहू घूंघट हटाकर मुंह दिखाने को राजी हो जाए तभी रखना तुम मुंह दिखाई की रस्म, समझी? हम यहाँ फालतू नहीं बैठे, हमें भी बहुत काम है। तेरी बहू की मुंह दिखाई के अलावा यहाँ तेरी बहू के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। विमला अब काजल से नाराज होकर चली जाती है। काजल को भी बहुत बुरा लगा और वो अपने रूम में चली गई। अब विमला आकाश और कमलेश को ये सारी बातें बताती है। तब वो तीनों मिलकर काजल का घूंघट हटवाने का प्लान बनाते हैं। पता नहीं कैसी ढीठ बहू है ये, कितना भी कह लो लेकिन इसके कान पर जू नहीं रेंगती, बस एक ही बात बोले जाती है, मायके का घूंघट, मायके का घूंघट। इसको मायके की इज्जत की पड़ी है, लेकिन जो मेरी बेइज्जती हुई सबके सामने उसका कोई फर्क नहीं। सारी औरतें मुझ पर हंस कर गई है। बताओ किसी को क्या बताऊं मैं। माँ शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ ना, मैं करता हूँ बात उससे। बेटा तुम ही समझाओ बहू को कि हर ससुराल के अपने अलग अलग कायदे कानून होते हैं और हमारे यहाँ घूंघट रखने का रिवाज नहीं है। हमारे लिए बहू बेटी समान है। माँ मेरे पास एक प्लान है, मैं काजल को कल बाजार लेकर जाऊंगा और फिर कुछ ऐसा करूंगा जिससे ये अपना घूंघट खोल दे। अब आप चिंता मत करो, कल के बाद आपको इसका घूंघट नहीं दिखेगा। ठीक है आकाश, तुमको जो करना है करो, लेकिन अब मैं भी देखती हूँ बहू अपना घूंघट कैसे नहीं हटाती। मैं तो परेशान हो गई हूँ इसके मायके के घूंघट से। अगले दिन आकाश काजल को कार से बाजार लेकर जाता है। उसके बाद वो जानबूझकर कार पतली गलियों में ले गया। फिर वो काजल को कार से उतरकर पैदल खरीदारी करने को कहता है।
सुनिए ना, मैं कार में बैठी रहूंगी, आप जाकर खरीदारी कर कर आओ ना। देखो काजल, मुझे घर के सामान की शॉपिंग करना नहीं आता, और अगर मैं ही कर लेता तो तुमको यहाँ लेकर क्यों आता? लेकिन यहाँ बहुत भीड़ है और घूंघट में मुझे चलने में दिक्कत होगी। तो तुमसे किसने कहा यहाँ घूंघट करने को? जाओ जल्दी, अब मुझे और भी काम करना है। ठीक है, जाती हूँ, लेकिन मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। माँ सही कह रही है, ये वाकई में बहुत ढीढ़ है, पर इसका घूंघट तो मैं उतरवा कर रहूँगा। क्या सोच रहे हो आप? मेरा हाथ पकड़कर मुझे सहारा तो दीजिए। हाँ ठीक से चलो। आकाश अब जानबूझकर काजल को गड्ढों वाले रास्ते पर चला रहा था ताकि वो अपना घूंघट हटा दे, लेकिन तभी काजल को ठोकर लगी और वो नीचे गिर गई और उसके पैर में मोच आ गई। अब आकाश परेशान होकर उसको वापस घर ले आता है। उसकी हालत देखकर विमला को भी चिंता होने लगी। अरे आकाश, बहू को क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, ये ठोकर लगकर गिर गई थी। ठोकर लग गई? तो तू कहाँ था? अरे माँ मैं वही था, ये बाजार में थी घूंघट लिए हुए। मैंने इसको मना किया लेकिन वहां भी नहीं मानी। बेटा, तुम बाजार में घूंघट हटा देते तो ये चोट नहीं लगती ना? माँ जी, लेकिन अगर कोई मुझे बाजार में बिना घूंघट के देख लेता तो 10 बातें बनाता। ऊपर से मेरे मायके की घूंघट और मेरी परवरिश पर हजारों सवाल उठाता। ठीक है भाई, तुम्हें जैसा ठीक लगे करो। तुमको दूसरों की फिक्र है, मैं और यहाँ सब तुमसे कह कहकर थक गए, उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे लिए। अरे चुप कर आकाश, अभी बहू को चोट लगी है, उसे आराम करने दे। आकाश को गुस्से में देखकर काजल उदास हो गई। दूसरी तरफ आकाश का प्लान फेल हो गया और काजल का घूंघट तो हटा नहीं। देखो आकाश, अब इस घटना से ये पता चल गया कि बहू आसानी से अपना घूंघट नहीं हटाएगी। ऊपर से कॉलोनी में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। हाँ जी, मुझे भी आए दिन कोई ना कोई नई बात पता चलती है और सारे पड़ोसी इसका जिम्मेदार मुझे मानते हैं। मैं तो हार गया, मैं अब इसके मायके में इसकी शिकायत कर दूंगा। उससे कुछ नहीं होगा आकाश, ये संस्कार उन्हीं के तो दिए हुए हैं। पुराने ख्याल के लोग हैं वो, इसलिए वो इसको गलत नहीं मानेंगे। तो अब हम लोग क्या करें पापा? तुम अपने ससुराल में फ़ोन करके बोलो कि काजल को चोट लग गई है, फिर वो सब बहू को देखने आएंगे। ठीक है पापा, मैं अभी उनको फ़ोन करके बता देता हूँ। लेकिन उससे क्या होगा? मैं अब जैसा तुम सबको समझाता हूँ वैसा ही करना, ठीक है? ठीक है। अब कमलेश विमला को सब कुछ समझा देता है और अगले दिन काजल का पूरा परिवार उसको देखने उसके ससुराल आ गया। काजल के हालचाल लेने के बाद विमला सबको आकाश की शादी की वीडियो देखने के लिए हॉल में बिठाती है। उसके बाद सब गरम चाय समोसे खाकर वीडियो देख रहे थे और वहाँ काजल और रुचि घूंघट किए बैठी थी। बेटा, तुम दोनों घूंघट हटा दो तभी तो वीडियो देख पाओगी। नहीं माँ जी, ये मायके का घूंघट हर औरत का गहना होता है और ये हम नहीं हटा सकते। जी माँ जी, हम लोग ऐसे ही वीडियो देख लेंगे। तुम दोनों के मायके के घूंघट की ऐसी की तैसी। अगर आज ये घूंघट मैंने नहीं उठवाया तो मेरा नाम भी विमला नहीं। विमला अब काजल और रुचि को मिर्ची पकौड़ा खाने को देती है और उसके बाद जाकर पंखा बंद कर देती है। उन दोनों का अब गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। जैसे ही वो दोनों उठने वाली होती है कि विमला जाकर उन दोनों का घूंघट पैरों तक खींचकर लंबा कर देती है और उनको वहीं बैठकर वीडियो देखने को कहती है। थोड़ी देर बाद दोनों से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और दोनों ने एक साथ अपना घूंघट हटा दिया। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वो दोनों पसीने में लथपथ थी। सॉरी माँ जी, मैं और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी मुझे माफ़ कर दो, आज की परिस्थिति के आगे मैं हार गई। क्या? अब तुम दोनों के मायके के घूंघट की मर्यादा का क्या हुआ? तुम दोनों ने तो उसको मिट्टी में मिला दिया। हमको माफ़ कर दीजिए। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। शांत हो जाओ तुम दोनों। मैंने जानबूझकर ये किया ताकि तुम दोनों के घूंघट हटवा सकूं। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, घूंघट रखने का रिवाज पुराना है और हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। और केवल घूंघट रखने से बड़ों की इज्जत या आदर नहीं हो जाता। आदर और इज्जत हमेशा दिल से की जाती है। जी हाँ, और घूंघट रखना ही है तो केवल सर ढककर भी बड़ों का सम्मान किया जा सकता है। सही कहा भाई साहब, आज हम सबको हमारी गलती का एहसास हो गया। आज से हम अपनी बहू से घूंघट केवल सर तक रखवाएंगे। बहुत बड़ी सीख देती है आपने आज। अब काजल और रुचि केवल सर ढककर रहने लगी, जिससे उनके बड़ों का सम्मान भी हुआ और मायके की घूंघट की मर्यादा का पालन भी।
अब दोनों परिवार खुशी से रहने लगे। साथ ही आकाश के माता पिता की चिंता भी दूर हो गई। उसके बाद विमला ने काजल की मुंह दिखाई रखी, जिसमें सबने उसको खूब गिफ्ट और आशीर्वाद दिए, और विमला ने सबको दिखा दिया कि उसकी बहू बहुत ही सुशील और संस्कारी है और सुंदर भी। नविका और पार्थिव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन पार्थिव को सबसे ज्यादा इस बात की चिंता है कि उसके घर वाले उसके प्यार को समझेंगे या नहीं। इसलिए उसने नविका को अपनी माँ चांदनी, अपनी बहन जीविका और अपने पिता मोहन से मिलवाने का फैसला किया। माँ पापा, ये नविका है, मैंने बताया था ना आपको इसके बारे में। तो नविका, कहाँ रहती हो तुम? अंकल जी, मैं फैमिली के साथ इसी शहर में रहती हूँ। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पापा का गारमेंट्स का बिजनेस है। तुम्हें घर का काम आता है? जी आता है। खाना बनाना आता है? हाँ आंटी जी आता है। माँ पापा आप दोनों भी ना क्यों नविका जी का इंटरव्यू ले रही हो? नविका जी, आप मुझे ये बताओ कि आप और भाई पहली बार कहाँ मिले थे? कैसे आपकी दोस्ती प्यार में बदली? हे जीविका की बच्ची, क्या बोले जा रही है? चुप कर। अरे भैया, अब बड़ी शर्म आ रही है। जब हमसे बिना पूछे लड़की पसंद कर ली, घर ले आई, तब शर्म नहीं आई क्या? जीविका की बच्ची, रुक, अभी बताता हूँ तुझे। पार्थिव के परिवार को नविका बहुत पसंद आई। चांदनी ने दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी और शादी के बाद नविका पार्थिव के घर में बहुत खुशी खुशी रहने लगी। वो घर में सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती। नविका घर में सबसे और सब उससे बहुत प्यार करने लगे। मोहन जी, एक बात कहूँ आपसे? पूछ तो ऐसा रही हो जैसे मैं मना कर दूंगा तो बोलो कि नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि नविका है बहुत अच्छी। हाथ पर सूरज लेकर भी अगर आप अपने बेटे के लिए बहू ढूंढते ना, तब भी ऐसी लड़की नहीं मिलती। तुम तो बस दिन रात अपनी बहू की तारीफ करती रहा करो। मेरी बहू है ही तारीफ के काबिल। थोड़ी देर बाद वहाँ जीविका आ जाती है। माँ देखो, भाभी मेरे लिए नई ड्रेस लाई है और देखो मुझे नई सैंडल भी गिफ्ट की है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। तू भी अपनी भाभी का ध्यान रखा कर। सुबह से किचन में लगी हुई है, जाके उसकी मदद कर। माँ भाभी बोल रही थी कि आज कुछ स्पेशल बनाऊंगी, इसलिए सुबह से किचन से बाहर ही नहीं निकली। अरे तुम किस दिन काम आओगी? सिर्फ भाभी से गिफ्ट लेने से ही मतलब है क्या? अब जाओ उसके साथ किचन में काम करो। और हाँ, अपनी भाभी से घर का काम करना सीख जा, ताकि तुझे भी तेरे ससुराल में इतना ही प्यार मिले। अपनी माँ और पापा की बात सुनकर जीविका किचन में अपनी भाभी के पास जाकर कहती है, भाभी आपको मेरी कोई मदद चाहिए? हाँ चाहिए ना। ये खीर टेस्ट करके बता कि कैसी बनी है। जीविका खीर टेस्ट करके कहती है, बहुत मज़ेदार बनी है भाभी। अब सब काम इतनी अच्छी तरह से कैसे कर लेती हो? मुझे तो हर काम में डांट पड़ती है। अरे शादी से पहले मेरा भी यही हाल था। मेरी माँ भी मुझे बात बात पर डांटती थी, लेकिन देखो अब सब कुछ आ गया ना मुझे। दोनों बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर चांदनी आकर कहती है, अरे फिर से तुम दोनों की बातें शुरू हो गई। माँ बस बन गया खाना, ला रहे हैं भाभी और मैं। भाभी पता है आज मॉल में ना बहुत अच्छी सेल लगी है, लड़कियों की हर आइटम पर डिस्काउंट है, चलोगी? हाँ हाँ, जल्दी से किचन का काम खत्म कर लेते हैं फिर चलेंगे। इस तरह नविका अपनी सास और ननद के साथ बिल्कुल सहेलियों की तरह रहती है। और वक्त के साथ नविका और पार्थिव का भी प्यार और गहरा हो गया था। एक दिन नविका के ससुराल में उसकी सहेली प्राची उससे मिलने आई। नविका उसे देखकर खुश होते हुए बोली, प्राची तुम, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देखकर। तुम तो मुझे ऐसे भूल गई कि पूछो मत। लग ही नहीं रहा था कि तुम्हें इस जन्म में फिर से देख पाऊंगी। देविका, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। देखो, तभी तो तुमसे मिलने तुम्हारे ससुराल तक आ गई। नविका प्राची को घर में सबसे मिलाती है। नविका अपनी सहेली के लिए खाना बनाती है और बीच बीच में अपने ससुराल वालों का काम भी करती है। तभी प्राची नविका से कहती है, तुम अपने ससुराल वालों के साथ रहती हो, तुम्हें परेशानी नहीं होती? परेशानी? कैसी परेशानी? तुम अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहती हो क्या? ना बाबा ना, मैं तो अपने पति के साथ अकेली रहती हूँ। जो मन में आया वही करती हूँ। मन करता है तो खाना बनाती हूँ, नहीं करता तो अपने पति के साथ कहीं बाहर चली जाती हूँ। ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। और तेरे ससुराल वाले, वो कहाँ रहते हैं? देख नविका, पहले तो मैं अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी,
लेकिन बाद में मैंने अपने पति से कह दिया कि मैं आपके घर वालों के साथ नहीं रह सकती। और वो मान गए? हाँ, मानते क्यों नहीं। लेकिन तू अपने ससुराल वालों से अलग क्यों हो गई? यार सुबह उठते ही काम में लग जाती थी। सबके लिए खाना बनाओ, कहीं जाओ तो पहले सास से पूछो। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी मैं, समझ ले सांस भी नहीं ले सकती थी। लेकिन अब ना बहुत खुश हूँ मैं। बात तो सही बोल रही है तू। ये बोलकर नविका कुछ सोचने लगी। तभी प्राची ने उसे टोकते हुए कहा, अरे क्या सोचने लगी? मैं कब से देख रही हूँ कि तू अपने ससुराल वालों को कितना काम कर रही है। कभी तेरी ननद, कभी सास, कभी ससुर, कुछ ना कुछ काम बता रहे हैं। इतनी देर में तो 3-3 बार खाना बना लेती मैं। प्राची कुछ देर बाद नविका के घर से चली जाती है। प्राची की बातें नविका को ठीक लगी। वो सारी रात इस बारे में सोचती रही और अगले दिन उसने अपनी माँ चारू के पास जाकर सारी बात बताई। माँ, प्राची ठीक ही तो बोल रही थी, अलग रहने में बहुत फ़ायदा है, लेकिन मैं पार्थिव को ये बात बोलूँ कैसे? बेटा, तुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तू कुछ ऐसा कर कि तेरे सास ससुर खुद ही तुझे और पार्थिव को घर से निकाल दे। लेकिन माँ, मुझे तो घर में सभी बहुत प्यार करते हैं, वो कभी मुझे घर से नहीं निकालेंगे। और मैं घर वालों की नज़रों में बुरी भी नहीं बनना चाहती। अरे बेटा, किसने कहा कि तू अपने ससुराल वालों की नज़रों में बुरी बने? तू घर में कोई बकरा ढूंढ लेना जिसके कंधे पर बंदूक रखकर तू फायर कर सके। तेरा काम भी हो जाएगा और तू किसी की नज़रों में बुरी भी नहीं बनेगी। नविका को अपनी माँ की बात समझ में आ जाती है और वो अपने घर जाकर घर के कामों में लग जाती है। शाम को जब उसका पति आता है तो उससे पूछता है, नविका, क्या हुआ तुम्हें? इतनी उदास क्यों हो? उदास नहीं हूँ, बस घर का काम करते करते थक गई हूँ। अरे क्यों करती हो इतना काम जो थक जाती हो? मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? ऊपर से आज मेरा फेवरेट शो आने वाला है, पर मैं टीवी भी नहीं देख सकती। क्यों, क्या हुआ? टीवी खराब हो गया है क्या? नहीं, खराब तो नहीं हुआ, लेकिन माँ जी और पापा रोज़ टीवी देखते हैं। अब उनसे ये तो नहीं बोल सकती ना कि आप दोनों टीवी मत देखो, मुझे टीवी देखना है। चलो मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन पार्थिव टीवी अपने कमरे में लगवा देता है। ये देखकर घर वालों को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन कोई उससे कुछ नहीं कहता। इसके बाद नविका पार्थिव से कहती है, पार्थिव, आप और आपकी घरवाली शादी से पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन शादी के बाद तो सारी बातें हवा में उड़ गई। अब क्या हुआ नविका? मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, कपड़े भी नहीं पहन सकती। बस 2-4 साड़ियाँ दी है तुम्हारे घर वालों ने। ये सारी पाबंदियाँ मेरे ऊपर ही क्यों लगा रखी है? आपकी बहन के ऊपर क्यों नहीं? वो जींस, टॉप, स्कर्ट कुछ भी पहन सकती है। ये तुमसे किसने कहा कि तुम अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकती? आपकी माँ के अलावा और कौन कहेगा? तुम आज मेरे साथ शॉपिंग पर चलना और जो तुम्हें पसंद आए वो ले लेना, बस। पार्थिव नविका को कई सारी वेस्टर्न ड्रेस दिलवा कर लाता है, जिसे देखकर जीविका तो खुश हो जाती है, लेकिन चांदनी कहती है, नविका, ये कैसे कपड़े लाई हो? तुम तो पहनती नहीं हो ऐसे कपड़े। हाँ माँ, क्यों, इसके कपड़ों को लेकर आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा क्या कह दिया बेटा? माँ, नविका ऐसे कपड़े पहनती नहीं है, लेकिन अगर पहनना चाहे तो पहन सकती है। आपको या घर में किसी को भी उसे रोकने टोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। नविका, चलो कमरे में। नविका और पार्थिव कमरे में चले जाते हैं। नविका ने घर में नफरत फैलाना शुरू कर दिया था। पार्थिव की बात सुनकर उसकी माँ को बहुत दुख होता है। अब पार्थिव नविका की बातों में आकर घर वालों से ऐसे ही बात करता है। नविका किसी भी कीमत पर अपने पति के साथ अलग घर पर रहना चाहती है, इसलिए वो अपने पति को कुछ ना कुछ बोलकर घर वालों के खिलाफ भड़काती रहती है। एक दिन नविका ने पार्थिव से कहा, पार्थिव जी, मुझे घर के काम में लगे लगे सारा दिन हो जाता है। अगर मैं माँ जी और जीविका से कुछ भी बोलूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा। नविका, तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं माँ से बात करूँगा। पार्थिव अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो बेटा। माँ, नविका सारा दिन काम में लगी रहती है, आप और जीविका उसकी मदद क्यों नहीं करते? बेटा, मैं तो नविका से बोलती हूँ मदद करवाने के लिए, लेकिन वही मना कर देती है। माँ, वो तो मना करेगी ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके एक बार मना करने पर मान जाओ। और जीविका बच्ची नहीं है, वो बड़ी हो गई है, तो आप उसे भी घर के कामों में हाथ बटाने के लिए कहो ना। बेटा, हम उससे कहते हैं, ये बात तुम्हारी बेबी को भी पता है,
लेकिन ये बता कि तू आज इतना क्यों बोल रहा है? अगर नविका को कोई परेशानी होगी तो वो खुद बोल ही देगी हमसे। माँ वो बोलती ही तो नहीं है, तभी तो मुझे बोलना पड़ता है। पार्थिव वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद चांदनी अपने पति और बेटी से कहती है, सुनिए जी, ये पार्थिव को पता नहीं क्या हो गया है। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा है कि हम इसकी बीवी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। पर इसे ऐसा लग क्यों रहा है? कहीं नविका ने तो कुछ नहीं कहा इससे? नहीं पापा, नविका भाभी कुछ नहीं कह सकती। उनके जैसी भाभी तो ढूंढने से नहीं मिलेगी। हाँ, नविका को कुछ कहना होता तो वो सीधा हमसे कहती। चलो खैर छोड़ो, जा नविका तू किचन में जा और अपनी भाभी की मदद करवा ले। मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आती हूँ। पार्थिव के घर वाले इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और सभी नविका के साथ उसके घर के काम में उसकी मदद करवाते हैं। अब नविका सोचती है, क्या करूं? पार्थिव के घर वाले तो हर बात प्यार से मान जाते हैं। ऐसा क्या करूं जो सारे घर वाले हमारे खिलाफ हो जाए और पार्थिव ये घर छोड़कर चला जाए। नविका कई दिनों तक बस यही सोचती रही कि वो क्या करे। तभी उसे एक आइडिया आया। माँ और पापा सबसे ज़्यादा जीविका को ही प्यार करते हैं, क्यों ना मैं जीविका को ही टारगेट करूं। जब पार्थिव जीविका पर रोक टोक लगाएगा तो अच्छा होगा। अब नविका अपने पति को अपनी ननद के खिलाफ भड़काने लगी। पार्थिव जी, एक बात बताओ मुझे। क्यों? दो बातें पूछो। आप अपनी बहन को कुछ कहती क्यों नहीं? वो कॉलेज से घर रोज़ लेट आती है और तो और कपड़े देखिए उसके, कभी कभी तो इतने कम कपड़े पहनती है कि पूछो मत। मैं तो काम में बिजी रहता हूँ। माँ और पापा उससे कुछ नहीं कहते क्या? उन्हें तो अपनी लाडली बेटी पर बहुत भरोसा है, लेकिन तुम्हारे भोले माँ बाप ये नहीं जानते कि आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ आपको इस बारे में बात करनी ही चाहिए। तुम ठीक बोल रही हो, लेकिन ये बात तुम माँ से भी तो कह सकती थी ना। हाँ, कह तो सकती थी, लेकिन कहूँगी नहीं, क्योंकि भाभी ननद के बारे में चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना सोचे, लेकिन भाभी आखिर भाभी ही होती है। तुम्हारी माँ को तो यही लगेगा कि मैं जलती हूँ जीविका से। नविका की बात पार्थिव को सही लगी और कमरे से वो बाहर गया। सब लोग टीवी देख रहे थे। उसने टीवी का रिमोट लिया, टीवी बंद किया और कहा, जीविका, ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रही हो जो अभी तक खत्म नहीं कर पा रही हो? भैया ये क्या बोल रहे हो आप? आपको तो पता है कि मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। 3 महीने बाद तुम्हारे फाइनल एग्जाम है। इसके बाद तुम आगे नहीं पढ़ोगी। और हाँ, कल से जाओगी तो तुम सिंपल कपड़े पहनकर जाओगी। ऊट पटांग कपड़े पहनकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, कैसे बात कर रहा है अपनी बहन से? क्या हो गया है तुझे? माँ अब ध्यान क्यों नहीं दे रही है अपनी बेटी पर? हाथ से निकलती जा रही है। जब नविका वेस्टर्न ड्रेस पहनती है तो आप उसे तुरंत टोक देती हो, लेकिन अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं कहती। पार्थिव, अपनी माँ बहन से बात करने का यह कौन सा तरीका है? और जीविका के बारे में सोचने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूँ, जीविका मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो समझा दो अपनी बेटी को कि इस घर में तमीज से रहे। पार्थिव अपने घर वालों को सुनाकर वहाँ से चला जाता है। पीछे से नविका आकर सबको सपोर्ट करती है और सबकी नज़रों में अच्छी बन जाती है। कुछ महीने बाद जीविका अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और आगे की पढ़ाई के लिए वो रशिया जाना चाहती है। वो अपने पिता से कहती है, पापा, मैंने रशिया की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है। अपना पासपोर्ट भी बनवा कर अब मैं। जीविका आगे कुछ कहने वाली होती तभी उसका भाई उसे टोकते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है आगे पढ़ने की। अब शादी करो और अपने घर जाओ। अगर तुम्हारी नज़रों में कोई लड़का है तो बता दो, नहीं तो मैं ढूंढता हूँ कोई अच्छा लड़का। पार्थिव, ये क्या बकवास कर रहे हो? अभी जीविका सिर्फ 22 साल की है और मैं इतनी जल्दी इसकी शादी नहीं करूँगा। वो आगे पढ़ना चाहती है तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। पापा, क्या 22 साल की लड़कियों की शादी नहीं होती? मैं उसके लिए कोई लड़का ढूंढकर अच्छे से उसकी शादी करवा देता हूँ। 2-3 दिन बाद पार्थिव एक लड़के और उसके माँ बाप को लेकर आता है और अपने माँ बाप से कहता है, माँ, ये नितिन है और ये इसके माँ पापा। ये हमारी जीविका को देखने आए हैं। अब जीविका को बुला लेते हैं। ये बात सुनकर चांदनी और मोहन हैरान हो जाते हैं। तभी मोहन कहता है, ये क्या बोल रहे हो तुम? हमसे बिना पूछे तुम लड़के वालों को कैसे लेकर आ गए? पापा, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। नितिन बेटा, जीविका मेरी बेटी है। उसकी शादी का फैसला मैं लूँगा और मैं अभी उसकी शादी नहीं करना चाहता। तुम अपने माता पिता को लेकर यहाँ से जा सकते हो और हमें माफ़ कर देना बेटा। पार्थिव, जब आपके पापा शादी के लिए तैयार नहीं है
तो आपने हमारा समय बर्बाद करने के लिए हमें क्यों बुलाया? नितिन अपने माता पिता को लेकर वहां से चला जाता है। उस दिन पार्थिव और मोहन के बीच बहुत लड़ाई होती है। दोनों बाप बेटों में बातचीत बंद हो जाती है। एक दिन नविका पार्थिव से कहती है, पार्थिव जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कह देती हूँ, इस महीने घर का खर्च बहुत हो गया। तुम्हारी बहन तो चली गई रशिया, अब तुम ही बताओ उसकी पढ़ाई में क्या कम पैसे लगेंगे? और आपके माँ बाप की जिम्मेदारी भी तो हम पर ही है। मैं आज ही माँ से कहता हूँ कि घर में कम खर्चा करे। पार्थिव अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, 2-3 महीनों से घर में बहुत खर्चा हो रहा है। पापा तो रिटायर हो गए और पैसे पेड़ पर नहीं उगते। ना ही आपकी लाडली बेटी रशिया से पैसे भेजती हैं, इसलिए आप घर में खर्चा कम कीजिए। पार्थिव, खर्चा तो तुम्हारी बीवी उठाती है, मेरे हाथ में पैसे रहते ही कहाँ है। मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं तुम्हारे पापा से मांग लेती हूँ। वाह वाह वाह, घुमा फिरा कर सारा इल्ज़ाम बेचारी नविका पर लगा दिया करो। एक तो वो तुम सबका इतना ख्याल रखती है, ऊपर से आप उसी पर इल्ज़ाम लगा रही हो। इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ बेटा, मैं तो बस, अरे रहने दो माँ। पार्थिव वहां से चला जाता है। अब चांदनी और मोहन को अपने बेटे के साथ रहना मुश्किल हो गया था। वो छोटी छोटी बातों पर अपने माँ बाप के साथ झगड़ा करता। इस वजह से मोहन ने अपने घर का आधा हिस्सा बेच दिया और उससे जो रुपए मिले उन रुपयों को अपने बेटे को देते हुए कहा, ये लो पार्थिव बेटा, ये 25 लाख रुपए है। तू अपनी पत्नी के साथ अलग घर लेकर रह सकता है। और बात रही हमारे खर्चों की, तो मेरा पेंशन अभी भी आता है, जिससे तेरी माँ और मेरा आराम से गुजारा हो जाएगा। तुझे हमारी और अपनी बहन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्थिव इस बात से हैरान हो गया कि उसकी माँ और पापा ने उससे बिना पूछे घर का एक हिस्सा कैसे बेच दिया। लेकिन आज नविका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि अलग घर में रहने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। वही तो रंगलाई थी। क्या पार्थिव वो रुपए लेकर अलग घर में चला जाएगा? क्या पार्थिव और उसके घर वालों को नविका की सच्चाई का कभी पता लग पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या नविका ने अपने ससुराल वालों के साथ जो किया वो सही था?